हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैबिनेट का जो डिसीजन आया है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जीआई टैग भी हम देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन भी देखेंगे जो न्यूज़ में हैं। वीडियो के एंड में आपको रिवीजन क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, स्टार्ट करेंगे 13 अक्टूबर के करंट अफेयर्स, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट डे पर। 13 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। कई सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हमको क्या काम करने की ज़रूरत है। इसलिए 1989 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन को डेजिग्नेट किया था और हम 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। थीम क्या है? तो थीम है फाइटिंग इनइक्वलिटी फॉर अ रेजिलेंट फ्यूचर। ये इस साल यहाँ पर थीम है। सबसे पहले आज के सीए में हम बात करेंगे शॉर्ट न्यूज़ पर, ठीक है। पहले शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे, फिर हम जो है वो लॉन्गर न्यूज़ को कवर करना शुरू करेंगे। इसके अलावा आप सभी को तो इन्फॉर्मेशन है कि हमने एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स लॉन्च किया है टारगेटेड 2024 एसएससी के डिफरेंट एग्जाम के लिए। आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं parchamclasses.in वेबसाइट से। इसके अलावा परचम एप्लीकेशन पे भी ये कोर्स अवेलेबल है, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट कर ले सबसे पहले कुछ शॉर्ट न्यूज़ के साथ। तो यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं लगभग 5 to 6 डेज़ हो चुके हैं इजराइल और हमास के बीच में जो फाइट चल रही है, जो वॉर की कंडीशन बनी हुई है। तो यहाँ पर भारत के भी काफ़ी सारे लोग, ऐसा हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का कहना है, लगभग 18,000 लोग जो इंडियन हैं वो इजराइल में फंसे हुए हैं। तो उनको वापस लाने के लिए इजराइल से एक ऑपरेशन रन किया जा रहा है विच इज़ ऑपरेशन अजय। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन अजय क्या है, तो आप बोलेंगे कि इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया है वो है ऑपरेशन अजय, जिसके अंतर्गत कई सारी हमने फ़्लाइट जो है वो इजराइल में भेजी हैं और वहाँ पे फंसे हुए भारतीयों को वापस अपनी कंट्री लाया जाएगा। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले, आई थिंक अप्रैल 2023 की बात है, हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था विच इज़ ऑपरेशन कावेरी। याद आया? ऑपरेशन कावेरी हमने क्यों लॉन्च किया था? सूडान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो सूडान में जो इंडियन फंसे हुए थे, जो भारतीय फंसे हुए थे, उन्हें वापस इंडिया लाने के लिए हमने जो है ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। तो ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन कावेरी ये दोनों इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पे एयर इंडिया की न्यूज़ है। एयर इंडिया ने एक कमाल का काम किया है, एक वेयर हाउस को कंस्ट्रक्ट किया, इंटीग्रेट किया है। कहाँ पर? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। सो एयर इंडिया हैज़ कमीशन अ मेगा वेयर हाउस फैसिलिटी इन दिल्ली फॉर स्टोरिंग ओवर 10 लाख इंजीनियरिंग स्पेयर पार्ट्स फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। तो एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के लिए जो ग्राउंड स्टाफ की ज़रूरत होती है, ग्राउंड लेवल पे हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, इनकी रिकवरी के लिए कुछ इक्विपमेंट को रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है, तो स्पेयर पार्ट्स के लिए एक वेयर हाउस की ज़रूरत थी। सो यहाँ पर दिल्ली में एयर इंडिया ने एक स्पेयर पार्ट्स को होल्ड करने के लिए एक वेयर हाउस को ओपन किया है, जिसमें लगभग आप देख सकते हैं कि 10 लाख इंजीनियरिंग जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको यहाँ पे रखा जा सकता है। किसका इनिशिएटिव है ये? एयर इंडिया का। अब ये जोड़ी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख कर रख लीजिए, कहीं अगर पेपर रखे हो तो लिख लीजिए कि मैम ने कहा था ये इस जोड़ी से क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली प्रिंट होने वाले हैं, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के बारे में, जिन्होंने कई सारे मेडल्स जीते हैं और ये इंडिया का पहला डुओ, मतलब पहला कपल बोल सकते हैं, पहला डुओ बन गया है जो कि वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 पर आया है। जो अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो रैंकिंग आई है, BWF की जो रैंकिंग आई है, उस रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे आया है और ये पहला इंडियन डुओ बन गया है जो कि रैंकिंग नंबर 1 पर आया है। इसलिए आपको इनका नाम याद होना चाहिए। स्टार बैडमिंटन प्लेयर मेंस डबल पेयर सात्विक साईराज ररिक रेड्डी and the Chirag Shetty has secured the first position in the recently released BWF ranking। तो BWF रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे डुओ कैटेगरी में कौन आया है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी आए हैं और ये भारत का पहला डुओ कपल है जो कि रैंकिंग नंबर 1 पे आया है। अगर ओवरऑल देखें तो चौथे नंबर पे है
मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसके पहले 3 और बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं हमारे इंडिया के जो कि रैंकिंग नंबर 1 पे आए हैं। तो चौथे नंबर पे ये रैंकिंग नंबर 1 पे आए हैं। बट डुओ की अगर बात करें, जोड़ी की अगर बात करें, तो जोड़ी के हिसाब से ये फर्स्ट नंबर पे हैं। फर्स्ट इंडियन जोड़ी है मेंस डबल की जो कि रैंकिंग नंबर 1 पे आई है, ओवरऑल 4th नंबर पे है। तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन डुओ है और 4th इंडियन है जो कि BWF रैंकिंग नंबर 1 पर आए हैं। इसके पहले प्रकाश पादुकोण, सानिया नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत, इन लोगों ने भी इस उपलब्धि को हासिल किया हुआ है। आप देख सकते हैं प्रकाश पादुकोण ये पहले बैडमिंटन प्लेयर थे, पहले इंडियन थे, पहले शटलर थे 1980 में जिन्होंने टॉप रैंक हासिल की थी, ठीक है। इसके बाद आपका सानिया नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत रहे और पहला डुओ अब आपको देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये दोनों जो डुओ है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का, इन्होंने 2023 में स्विस ओपन जीता है, इंडोनेशिया ओपन और कोरिया ओपन टाइटल इन्होंने जीता है। और अब 17 अक्टूबर से डेनमार्क ओपन होने वाला है, तो डेनमार्क ओपन में ये जोड़ी पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। लास्ट ईयर जो आपका बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ खेले गए थे, उन कॉमनवेल्थ गेम में भी इस डबल कैटेगरी में, मेंस डबल कैटेगरी में इन्होंने हमें गोल्ड मेडल लाके दिया था। तो इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर सीनियर नेशनल आर्चरी चैम्पियनशिप। तो सीनियर नेशनल आर्चरी चैम्पियनशिप 21 नवंबर से 30 नवंबर 2023 में होनी है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। होस्ट कौन कर रहा है? अयोध्या। तो इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ठीक है। राष्ट्रीय आप देख सकते हैं सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी जो चैंपियनशिप है वो 25 से लेकर 30 नवंबर के बीच में होनी है। आयोजित कर रहा है उत्तर प्रदेश, अयोध्या में, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ समय पहले यहाँ पर जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग चल रही है। कहाँ पर? मुंबई में, 12 से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में। और ये थॉमस बच है, थॉमस बच जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक म्यूजियम और रिलायंस फाउंडेशन ने एक कह सकते हैं एक अलायंस बनाई है और ये तीनों मिलके ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। ओलंपिक के इम्पोर्टेंस को इंडिया में बताने के लिए, ओलंपिक्स की एजुकेशन इंडिया को देने के लिए ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। किस किसने? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और रिलायंस फाउंडेशन, नीता अंबानी के द्वारा, ठीक है। तो नीता अंबानी और ये थॉमस बच के बीच में बेसिकली एग्रीमेंट साइन हुआ है और दोनों ने मिलकर यहाँ पे ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है मुंबई में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये काफ़ी सुर्खियों में है, ठीक है। ये पाकिस्तान की पहली पर्सन है, कराची में इनका जन्म हुआ था, कराची बॉर्न है। इनका नाम है एरिका रॉबिन। एरिका रॉबिन फर्स्ट एवर मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बन गई हैं। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 बन गई हैं एरिका रॉबिन, ठीक है। और अपकमिंग जो नवंबर में आप देखेंगे, नवंबर में जो 72nd ग्लोबल मिस यूनिवर्स पेजेंट होने वाला है, कंपटीशन होने वाला है एल सल्वाडोर में, उसमें भी ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। अब ये प्रॉब्लम ये हो गई है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के कुछ धर्म गुरु बोल दीजिए या कुछ और जो लोग हैं वो यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि सरकार ने कैसे परमिशन दी कि पाकिस्तान की जो महिला हैं वो इस तरीके के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें। तो इनका जो ये मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी इनको फेस करनी पड़ रही है, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में है। तो आप इनका नाम भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें। मालदीव में चैंपियनशिप हुई थी जहाँ पर इन्होंने मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम किया था और पाकिस्तान की ये पहली हैं, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं हम यहाँ पर BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के बारे में। तो BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप कंक्लूड हो गई है USA में। कहाँ हो रही थी? USA में हो रही थी, ख़त्म हो चुकी है। और जब से BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप शुरू हुई है, कब शुरू हुई है? 1992 में। तब से अभी तक हमने टोटल 11 मेडल जीते और 11वें नंबर का आप ब्रोंज मेडल देख रहे हैं, ठीक है। किसने जीता है? तो आयुष शेट्टी। तो इंडिया के आयुष शेट्टी ने ब्रोंज मेडल हासिल किया है BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2023 में, ठीक है। रिसेंटली 23rd नंबर का जो एडिशन है BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप का वो कंक्लूड हुआ है। कहाँ पर? USA में। ये भारत का 11वें नंबर का मेडल है BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में सिंस 1992 से। 1 हमने गोल्ड जीता है, 4 सिल्वर जीते हैं और 6 हमने ब्रोंज मेडल जीते हैं। और 6वें नंबर का जो ब्रोंज मेडल है वो हमें मिला है अभी। किसने जीता है? आयुष शेट्टी ने। तो पूछा जा सकता है कि किस फील्ड से है, तो आंसर हो जाएगा बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है।
बैडमिंटन प्लेयर है ये, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें एकमात्र जो हमें गोल्ड मेडल मिला है वो हमें किसने ला के दिया, तो ये जो एकमात्र हमें गोल्ड मेडल मिला है वो सानिया नेहवाल ने हमें गोल्ड मेडल ला के दिया था 2008 में। इन्होंने हालांकि सिल्वर भी जीता था 2006 में। डन। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है जो मुझसे मिस्टेक हुई, जिसके लिए आई एम सॉरी। मैंने कल आपको बताया था ईरान के मोहम्मद रेज़ा सादलोनी, ठीक है, ये सबसे महंगे प्लेयर बन गए हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था। ये बात सही है, लेकिन ओवरसीज़ मतलब इंडिया के बाहर के किसी दूसरी कंट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं प्रो कबड्डी लीग में। लेकिन अगर ओवरऑल बात करते हैं तो सबसे महंगे खिलाड़ी जो हैं वो है पवन कुमार। ये है पवन कुमार शेरावत, ठीक है, पवन कुमार शेरावत इनका नाम है, और सबसे महंगे प्लेयर बन गए हैं प्रो कबड्डी लीग में। इनके लिए जो तेलुगु टाइटन ने बिडिंग की थी वो 2.6 करोड़ की थी, जबकि ईरान के जो मोहम्मद रेज़ा सादलोनी थे इनकी जो बिडिंग हुई थी वो 2.35 करोड़ की हुई थी। लेकिन ये मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज़ प्लेयर बन गए हैं, तो ओवरसीज़ में इनका नाम है। बाकी ओवरऑल बात करेंगे तो पवन कुमार शेरावत है, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने नोट्स बनाया है, मैं PDF में तो इसको इंक्लूड कर दिया है, तो आपका करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा ये है विवेक अग्निहोत्री। आप लोग ने कश्मीर फाइल देखी है, वो भी काफ़ी न्यूज़ में थी, राइट। तो बस कश्मीर फाइल के डायरेक्टर है ये विवेक अग्निहोत्री, और इन्होंने एक बुक लॉन्च की है रिसेंटली। क्या है? द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। तो विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टर है कश्मीर फाइल के। इन्होंने रिसेंटली एक लेटेस्ट बुक को लॉन्च किया है लखनऊ में। बुक का नाम है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ये इस बुक का नाम है। और इसी इवेंट में लखनऊ में जब इन्होंने बुक को लॉन्च किया, इसी इवेंट में इन्होंने अपनी जो ड्रामा फिल्म अभी लॉन्च हुई है, इसे मुझे देखना है, द वैक्सीन वॉर इन 2023, ठीक है। और द वैक्सीन वॉर इन 2023 इस बुक के जो राइटर है, जिसपे मूवी बनी हुई है, वो है बलराम भार्गवा, ठीक है। इतनी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम 1857 के रिवॉल्ट के एक फ्रीडम फाइटर, एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है राजा राव राम बख्श सिंह, ठीक है। इनका स्टैच्यू देखेंगे आप, इनका स्टैच्यू यूपी के जो CM है योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, अनवील किया गया है, ठीक है। कौन है ये? 1857 के रिवॉल्ट के फ्रीडम फाइटर रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें फांसी दे दी थी, और उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के जो CM है योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा इस स्टैच्यू को अनवील किया गया है। और किसका है? राजा राव राम बख्श सिंह का, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 804 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की है। लखनऊ से, तो लखनऊ ने अपना पहला जो पशु होते हैं ना, एनिमल, उनका शवदाह गृह बनाया है, मतलब क्रिमेटोरियम क्रिएट किया है लखनऊ ने। इसके बारे में हमें जानकारी लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मिलती है। TS मिश्रा मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल तरीके से जो है वो शव का दाह संस्कार किया जाएगा, जो एनिमल है उनका। ऐसा बताया जाता है कि स्टेट पे 9000 जो है एनिमल रजिस्टर है, और लगभग 20,000 नॉन रजिस्टर्ड पेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं GST। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 52 नंबर की GST की काउंसिल मीटिंग हुई है, और ऑब्वियसली बात है इसको हेड कर रही थी निर्मला सीतारमण जी, पिक्चर में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं, तो 2-3 फैसलों के बारे में मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो GST काउंसिल ने अभी रिसेंटली जो यहाँ पे ट्रिब्यूनल होता है, एपिलेट ट्रिब्यूनल GST का, उसमें प्रेसिडेंट की जो एज लिमिट होती है उसको इंक्रीज कर दिया है। पहले प्रेसिडेंट की एज लिमिट थी 67, जिसको बढ़ा के 70 ईयर्स कर दिया है। और जो एपिलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर्स थे उनकी एज भी बढ़ा दी गई है, 65 से 67 कर दी गई है। ये फैसला भी GST काउंसिल की मीटिंग में लिया गया। और क्या क्या बातें हुई हैं एक बार हम देख लें क्या? चलिए तो न्यूज़ पे चर्चा कर लेते हैं। GST काउंसिल हाइक एज लिमिट फॉर द एपिलेट ट्रिब्यूनल्स प्रेसिडेंट। तो जो एपिलेट ट्रिब्यूनल होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल, इस ट्रिब्यूनल का में जो प्रेसिडेंट का टेन्योर है वो टेन्योर अभी इंक्रीज कर दिया है, एज लिमिट को बढ़ा दिया गया है और 70 ईयर कर दिया गया है। पहले ये एज 67 ईयर्स की हुआ करती थी। रिसेंटली GST काउंसिल जो हुई है 52nd नंबर की मीटिंग, उसमें ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा इस ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स थे उनकी एज को भी बढ़ा दिया गया है। पहले एज 65 थी, जिसको बढ़ाकर 67 कर दिया है। और मिनिमम एज प्रेसिडेंट बनने के लिए जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया रखा है वो 50 साल का रखा है। और कहा है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने, अगर कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट और मेंबर
बनना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज तो 50 ईयर होनी चाहिए, 50 साल होनी चाहिए, लेकिन उसको 10 ईयर्स का जुडिशियल मेंबर का एज अ सर्विस मतलब मिनिमम एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए। ये बात भी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कही गई है। और क्या बोला है, तो यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने कहा है जो मिलेट होता है ना, मिलेट के जो क्या कहते हैं आटा आता है, ठीक है ना, तो मिलेट का जो आटा आता है तो उस पर GST नहीं लगेगा। सीतारमण ऑल्सो सेड दैट देयर विल बी नो GST ऑन मिलेट फ्लावर वेयर मिलेट अकाउंट फॉर 70% ऑफ द प्रोडक्ट बाय वेट। अगर 70% प्रोडक्ट के वेट का उसमें मिलेट है, आटा है, तो उस पर GST नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इसको पैकेट फॉर्म में बेचते हो, प्री पैक्ड में आपको इसको लेबल्ड फॉर्म में बेचते हो, तो आपको 5% GST देना पड़ेगा, ये बात कही है। इसके अलावा जो 52 नंबर की मीटिंग हुई है GST काउंसिल की, उसमें जो जैगरी का या शुगर केन का जो बाय प्रोडक्ट होता है या जैगरी का जो बाय प्रोडक्ट होता है, जिसका उपयोग बेसिकली अल्कोहल वगैरह बनाने में भी किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, जिसको हम मोलेसिस के नाम से जानते हैं, इस पर भी GST 28% से घटाकर 5% कर दिया है, ठीक है, फ्रॉम 28% टू 5%। डन। नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। तो महाराष्ट्र के जो CM है शिंदे साहब, उन्होंने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है लेख लाडली योजना। तो लेख लाडली योजना कहाँ की है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। क्या है ये योजना, बेसिकली स्टेट के बजट में भी इस स्कीम को अनाउंस किया गया था। इस योजना के अंतर्गत जो भी पुअर फैमिली है महाराष्ट्र स्टेट की, जिनके पास येलो या फिर शेफ्रॉन कलर का राशन कार्ड है, उनके परिवार में अगर किसी बच्ची का जन्म होता है 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर उनके परिवार में किसी बच्ची का जन्म होता है तो उस बच्ची को इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा, उनकी डॉटर को इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा, जिसके अंतर्गत पुअर फैमिली की गर्ल चाइल्ड को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए बच्ची को दिया जाएगा। तो यही स्कीम बेसिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जिसका नाम है लेख लाडली योजना। वही कहानी यहाँ पे लिखी है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द लेख लाडली स्कीम। द स्कीम वाज अनाउंस्ड इन दिस ईयर्स स्टेट बजट. It will be applicable to families holding yellow or chevron ration card. The state government has said that the scheme will effective for girl born post 1st April of 2023. The scheme will provide a financial aid of 1 lakh rupees for the girl child of poor family. जो मैंने हिंदी में थोड़ी देर पहले बताया, वही यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। डन। चलिए, जब मैं इस न्यूज़ को बना रही थी और जब इस इमेज को मैंने लगाया तो मैं इसको 10 मिनट तक देखती रही, ठीक है, कितना सही दिख रहा है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं एक स्वीट डिश के बारे में जो कि उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती है, जिसका नाम है रसाबली, ठीक है। इसे GI टैग रिसेंटली दिया गया है। तो स्वीट डिश फ्रॉम उड़ीसा केंद्रपाड़ा रसाबली गेट GI टैग। तो ये बताया जाता है कि बहुत पुरानी एक बहुत ही प्यारी सी स्वीट डिश है, लेकिन बहुत ही फेमस है ये, लेकिन पुअर प्रमोशन के कारण लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे भी इस पे जो है इसके मार्केट में कमी है। तो GI टैग मिलने से पहली चीज़ तो ये फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी बात, अगर इसका इतिहास देखते तो लगभग 262 ईयर्स पहले वहाँ जहाँ उड़ीसा में एक टेम्पल है श्री बालादेव जो टेम्पल, वहाँ पर भी जो वहाँ के डाइटी उनको भोग की तरह, प्रसाद की तरह इस स्वीट का उपयोग किया जाता रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक और GI टैग मिला है, वो है ये काजू का, ठीक है। गोवा के कैश्यू या काजू जो है, इन्हें भी GI सर्टिफिकेशन मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन दिया गया है। अगर हम काजू के इतिहास के बारे में बात करेंगे तो ये जो प्लांटेशन क्रॉप है इंडिया में कहाँ से आया, पोर्चुगल्स, जो पुर्तगाल के लोग थे वो इंडिया में इसे लेकर आए थे। कैश्यू बेसिकली कहाँ का प्रोडक्ट है, तो इसका नेटिव प्लेस है नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील या लैटिन अमेरिका, और इसे गोवा में इंट्रोड्यूस किसने किया था, पोर्चुगीज़ ने 1570 के आसपास या फिर 16th सेंचुरी के पास इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। काजू के प्रोडक्शन के लिए लगभग जो टेम्परेचर रेंज है वो 20 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके अलावा एनुअल रेनफॉल 2000 से 3500 mm यहाँ पर रेनफॉल होनी चाहिए काजू के प्रोडक्शन के लिए। तो इसे भी GI टैग मिला है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कैबिनेट के फैसले के बारे में, और ये लास्ट न्यूज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। रिसेंटली कैबिनेट की एक मीटिंग हुई और कैबिनेट ने डिसाइड किया है रॉयल्टी रेट फॉर द माइनिंग ऑफ लिथियम, नियोबियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। तो पहली चीज़ आप ये समझिए, हमारी कंट्री में मिनरल एंड माइंस के लिए अपने कुछ एक्ट्स हैं,
ठीक है, उस एक्ट के अंतर्गत कोई भी अगर माइनिंग करता है खदानों से, जैसे कोयला निकाल रहा है या किसी और मिनरल की माइनिंग करता है, तो उसके लिए रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। ठीक है, इसके लिए एक पूरी लिस्ट है, अलग अलग मिनरल के लिए अलग अलग रॉयल्टी डिसाइड है। जो एटॉमिक मिनरल्स होते हैं जिनसे आप एटॉमिक एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करते हो, तो वो उस कैटेगरी के जो मिनरल्स हैं उनके लिए रॉयल्टी जो है वो 12% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब भारत यहाँ पे अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना चाहता है ना, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। तो हमारे इस कंट्रीब्यूशन के लिए, हम अगर कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लिथियम जैसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है, लिथियम जैसे मिनरल की ज़रूरत है। इनका उपयोग हम बैटरीज में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नियोबियम कहेंगे तो जेट इंजन्स में और सोलर बैटरीज में, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर की तरह हम नियोबियम का यूज़ कर सकते हैं। और रेयर अर्थ एलिमेंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन पे 12% जो था वो रॉयल्टी थी, इसको डीलिस्ट किया गया और अब रॉयल्टी को यहाँ पर फिर से डिफाइन किया गया है। इससे क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर्स हैं वो भी आएंगे, वो भी इंटरेस्ट दिखाएंगे लिथियम की माइनिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कैबिनेट ने कुछ डिसीजन लिए हैं। तो लिथियम की जो रॉयल्टी है वो 3% कर दी है। कितनी रॉयल्टी रेट लिथियम के लिए कितना कर दिया है, 3% कर दिया है ऑफ लंदन मेटल एक्सचेंज प्राइस के अकॉर्डिंगली। फिर है नियोबियम, इसका जो रॉयल्टी रेट डिसाइड किया है वो 3% डिसाइड किया है, 3% ऑफ एवरेज सेल प्राइस बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। फिर है रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए जो रॉयल्टी रेट डिसाइड किया है वो 1% डिसाइड किया है एवरेज सेल प्राइस का। क्लियर, तो ये कहानी छोटी सी मुझे आपको बतानी थी। तो कहानी और डिटेल में अब हम यहाँ पे समझते हैं। बेसिक बातें आपको समझ में आई होंगी, आखिरकार मार्केट में चल क्या रहा है। तो देखेंगे, सेंट्रल हैज़ अप्रूव द अमेंडमेंट ऑफ सेकेंड शेड्यूल ऑफ माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से बना, ये पहला क्वेश्चन बना। क्या क्वेश्चन है कि माइंस एंड मिनरल एक्ट कब आया था, तो 1957 आया था। इसके सेकेंड शेड्यूल में अमेंडमेंट किया है और इसी सेकेंड शेड्यूल में अलग अलग मिनरल के लिए रॉयल्टी डिसाइड की गई थी, रॉयल्टी रेट डिफाइन थे। तो यहाँ पर अमेंडमेंट करते हुए लिथियम, नियोबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट की रॉयल्टी डिसाइड की है। और इस नए अमेंडमेंट का नाम क्या हो जाएगा, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2000 या फिर 2023। ठीक है, बेसिकली 6 एलिमेंट या 6 मिनरल में को डिलिस्ट किया गया है। डिलिस्ट मतलब जिनका 12% डिफाइन था उनको डिलिस्ट कर दिया है, उनकी रॉयल्टी अभी कम कर दी गई है। जिनमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कुछ एटॉमिक मिनरल्स हैं, फिर है नियोबियम और लिथियम। ठीक है, इतनी चीज़ें जिससे ऑक्शन में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी देखने को मिल जाएगा। डन, क्योंकि 2070 तक हमें जो कार्बन एमिशन है वो नेट कार्बन एमिशन 0 करना है, उसमें हमें इन क्रिटिकल मिनरल्स और लिथियम जैसे एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब रॉयल्टी रेट जो है वो 3% कर दिया गया है लंदन मेटल एक्सचेंज प्राइस के अकॉर्डिंगली लिथियम का। वहीं अगर हम बात करते हैं एवरेज सेल प्राइस के अकॉर्डिंगली, नियोबियम का जो रेट कर दिया रॉयल्टी रेट वो भी 3% कर दिया है और रेयर अर्थ एलिमेंट का जो रॉयल्टी रेट डिसाइड किया गया है वो 1% डिसाइड किया गया है। डन है, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि हमारा जो ये एक्ट है MMDR एक्ट, उस एक्ट में अलग अलग जो सेकेंड नंबर का शेड्यूल है उसमें कई सारे आइटम लिस्टेड है और सारे आइटम के सामने उनकी जो है वो रॉयल्टी रेट डिफाइन है। जो हमारे एटॉमिक मिनरल्स होते हैं उनकी रॉयल्टी रेट जो है वो 12% होती है, बट जो मिनरल कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, मतलब यहाँ पे जो आइटम है सेकेंड शेड्यूल में कहीं पे भी उस आइटम में अगर रॉयल्टी रेट डिफाइन नहीं है किसी मिनरल का, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 12% माना जाता है। तो यहाँ पर यही कहानी थी कि लिथियम, नियोबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट है वो इस लिस्ट में थे नहीं, तो उनका जो बाय डिफ़ॉल्ट रॉयल्टी रेट था वो 12% था। ठीक है, अब इसको जो कि बहुत ज़्यादा था अदर मिनरल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के हिसाब से, इसलिए इसे कम करके 3% और 1% कर दिया गया है। बात समझ में आई? चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फिर पहला है, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने गैंगेटिक डॉल्फिन को अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है? तो आंसर है यूपी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक्सरसाइज चक्रवात रिसेंटली कहाँ पर बिगिन हुई है? आंसर हो जाएगा गोवा में बिगिन हुई है, ऑप्शन सी। सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ पर होगी? तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, इस बुक को किसने लॉन्च किया है? तो अग्निहोत्री जी, कश्मीर फाइल वाले, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है,
वो कौन से 3 ऐसे क्रिटिकल मिनरल है जिनकी रॉयल्टी रेट रिसेंटली कैबिनेट ने डिसाइड की है? तो लिथियम, नियोबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 3 3 1 3 3 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट, माय भारत मेरा युवा भारत एक ऑटोनॉमस बॉडी सेटअप करने की अप्रूवल कैबिनेट ने दी है। मकसद क्या है? तो मैंने बताया था डेवलपमेंट ऑफ यूथ, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया और तंजानिया के बीच में कितने साल का रोड मैप तैयार हुआ है फॉर द डिफेंस कॉर्पोरेशन? तो आंसर हो जाएगा 5 साल का, 5 ईयर्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इंडियन मेंस डबल पेयर कौन सा है जिसने BWF रैंकिंग फर्स्ट हासिल की है? आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा किस स्टेट में या फिर किस डिस्ट्रिक्ट में फ्रीडम फाइटर राजा राव की स्टैच्यू को अनवील किया है? तो उन्नाव इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। आंसर कर पा रहे हो ना? तो इसका आंसर कमेंट में देना। रिसेंटली हमने नोबेल प्राइज़ तो देख लिए थे, आप मुझे बताओ इनमें से कौन है जिनको पहली बार नोबेल प्राइज़ दिया था? हु वर द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर इन द वर्ल्ड? ओके, तो ये आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें हम कल कर लेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।